हेलो फ्रेंड्स, मैं एक बार फिर हाजिर हूँ आपके सभी लोगों के सामने एक नए टेस्ट का नया सोल्यूशन लेकर स्कॉलर यूट्यूब के चैनल पर। तो आइए करते हैं अपन लोग क्या शुरू। जो हम लोगों ने जो टेस्ट किया है और जो टेस्ट नंबर हमारा वो है, ठीक है, 58। वो जो 58 है और उसका हम क्या करते हैं, आज सोल्यूशन करते हैं। ठीक है, तो अगर 58 क्वेश्चन की बात करें ना, टेस्ट की पेपर की बात करें, तो फटाफट चलिए इसका सोल्यूशन करते हैं। तो आइए, ये रहा पहला क्वेश्चन आपके सामने। कहा है कि आर्यन जनजाति की प्राचीनतम बस्ती कहाँ है। ठीक है, तो अगर हम लोग आर्यन जनजाति की बात करें तो हम सभी जानते हैं कि जो आर्य जनजाति थे, ठीक है, जो आर्य माने गए, वो सप्त सैंधव प्रदेश के निवासी माने गए। कहाँ माने गए? सप्त सैंधव प्रदेश के निवासी माने गए, जो कि आए और बसे। तो इसका जो आंसर रहेगा वो क्या रहेगा? सप्त सैंधव प्रदेश रहेगा। अच्छा, इसके बारे में आइए कुछ और बात करते हैं। देखिए, आर्य का जो शाब्दिक अर्थ होता है दोस्तों, वो होता है श्रेष्ठ पुरुष। तो कोई पूछता है कि शाब्दिक अर्थ क्या है, तो वो है श्रेष्ठ पुरुष। ठीक है, ये नाम देते हैं इसके लिए हम श्रेष्ठ पुरुष। अगर हम बात करें तो आर्य जो है ना, वो अगर हम लोग, ठीक है, अगर हम वैदिक में बात करते हैं, किसकी बात करते हैं? वैदिक काल की बात करते हैं। और वैदिक काल में वो भी कौन सा वैदिक काल? तो दोस्तों याद रखिएगा, उत्तर वैदिक काल। उत्तर वैदिक काल में अगर हम लोग टाइम पीरियड देखते हैं तो 1000 बीसी से 600 बीसी, यानी कि बिफोर क्राइस्ट की हम लोग बात करते हैं इनके बारे में। आर्य, अगर हम और एक बात ही जानते हैं, इस जो सप्त सैंधव प्रदेश है, तो दोस्तों याद रखिएगा, इसको ब्रह्म प्रदेश भी बोलते थे। क्या बोलते थे? ब्रह्म प्रदेश बोलते थे। तो इतना याद रखिएगा कि आर्यन जनजाति को प्राचीनतम बस्ती कहाँ थी, तो सप्त सैंधव प्रदेश के रहने वाले थे, है ना। और अलग अलग लोगों ने अलग अलग क्या माने, जितने भी विद्वान हैं उन्होंने अलग अलग लोगों ने अलग अलग मत है ना। कोई एशिया माइनर बोलते हैं कि भाई यहाँ के रहने वाले थे, है ना। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। इतनी चीजें आप रखेंगे इसमें याद। और अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, निम्न में से किस खनिज में ऑक्सीजन नहीं होती है? तो दोस्तों याद रखिएगा, इसका जो आंसर है वो जान लीजिए, वो क्या है? क्रायोलाइट है। क्या है? क्रायोलाइट है। अच्छा, कुछ और की बात करते हैं, जैसे कि हेमेटाइट। तो हेमेटाइट याद रखिएगा, Fe लोहा का क्या है? अयस्क है। इसके साथ साथ अगर हम लोग हेमेटाइट के साथ साथ अगर बात करें, इसके साथ साथ बात करें, हेमेटाइट के साथ साथ बात करें हम लोहा के और अयस्कों की, तो जो लोहा के और अयस्क होते हैं वो सीडेराइट भी होते हैं। क्या होता है? एक सीडेराइट होता है। एक तो क्या हो गया? हेमेटाइट हो गया। एक क्या हो गया? सीडेराइट हो गया। एक क्या होता है? मैग्नेटाइड है। क्या है? मैग्नेटाइड है। तो याद रखिएगा, सीडेराइट और क्या है? ठीक है, होमोटाइड और क्या? मैग्नेटाइड। और इसके साथ साथ लिमोनाइट, लिम्नोनाइट, ये भी इसके अयस्क के अंतर्गत आता है। तो ये याद रखिएगा। ओके, अब अगर मैं बात करूं बॉक्साइट, तो बॉक्साइट किसका अयस्क है? तो ये एल्यूमिनियम का अयस्क है। किसका अयस्क है? एल्यूमिनियम का। तो यही पूछा गया तो कि भाई पूछा क्या क्या कि किस खनिज में ऑक्सीजन नहीं होती, तो किसमें नहीं होती? वो क्रायोलाइट में नहीं होती है। क्या नहीं है? क्रायोलाइट। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। और ये रहा अगला क्वेश्चन आपके सामने। कहते हैं वक्र के अंदर, वक्र के आकार की द्वार कोशिका किसमें पाई जाती है? तो याद रखिएगा, अगर वक्र के आकार की द्वार कोशिका की बात करें तो लाइक जो शेप है वो इस तरीके का जो शेप मिलता है देखने के लिए, ठीक। तो ऐसा जो मिलता है, तो दोस्तों वो मिलता है डाइकोटिक प्लांट में। किसमें मिलता है? डाइकोटिक प्लांट, यानी कि डाइकोटिक प्लांट को क्या बोलते हैं? द्विबीजपत्री पादपों पे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं अपने लोग। आइए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। और अगला क्वेश्चन है कि हाइड्रोजन की खोज किसके द्वारा की गई? तो हाइड्रोजन की जो खोज है दोस्तों, वो किसके द्वारा की गई है? वो केवेनेडिस के द्वारा की गई है हाइड्रोजन की खोज। ठीक है, ओके। अब अगर हम लोग हाइड्रोजन की बात करें और यहाँ पे बात करें, तो दोस्तों याद रखिएगा, इस हाइड्रोजन को हम लोग भविष्य का ईंधन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? भविष्य का ईंधन भी किसको बोलते हैं? हाइड्रोजन को बोलते हैं। अच्छा, पहली हाइड्रोजन ट्रेन कहाँ चली? तो जर्मनी में चली।
अच्छा, एशिया में पहली हाइड्रोजन ट्रेन यानी हाइड्रोजन का ईंधन के रूप में यूज करने की जो पहली ठीक है ट्रेन चलाएगी वो कहाँ चली है, वो चीन में। ठीक है, अब ऐसे कहाँ चली पहली, फर्स्ट कहाँ चली है, तो वो जर्मनी में चली है। भविष्य का ईंधन कहते हैं। अच्छा, चार्ल्स और वायल का नियम हम सभी ने पढ़ा होगा। चार्ल्स क्या कहते हैं, चार्ल्स कहते हैं कि स्थिर ताप पर किसी गैस की निश्चित मात्रा का आयतन उसके परम ताप के क्या होता है, समानुपाती होता है। यानी कि अगर कहने का मतलब ये है, अगर मैं चार्ल्स की लॉ की बात करूं तो यहाँ पर ठीक है वॉल्यूम किसके समानुपाती होता है, वो टेम्परेचर के समानुपाती होता है। और क्या कांस्टेंट होता है, तो इसमें याद रखिएगा प्रेशर यानी कि दाब कांस्टेंट होता है। जबकि वॉयल का लॉ क्या कहता है, वॉयल का नियम कहता है कि स्थिर ताप पर किसी गैस की निश्चित मात्रा का आयतन उसके दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है ना। क्या होता है, उसके दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है ना। किसी तो याद रखिएगा उसके दाब के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये वॉयल लॉ बोलता है। क्या बोलता है, ये वॉयल लॉ बोलता है और ये चार्ल्स लॉ बोलता है। हम सभी जानते हैं कि इन्होंने गैस के क्या दिए थे, नियम दिए थे। ओके, चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। तो इसका हमारा आंसर था ऑप्शन सी। और अगला क्वेश्चन रहा आपके सामने ये, कहते हैं जिस बाजार से ऋण के रूप में धन प्राप्त किया जा सकता है उसे क्या कहते हैं। द मार्केट इज विच लोन ऑफ मनी कैन बी, ठीक है ऑब्टेनिंग एज कॉल्ड। तो याद रखिएगा जिससे हम ऑब्टेनिंग करते हैं यानी कि ले सकते हैं, तो वो कौन सी बाजार है, तो दोस्तों याद रखना वो कहलाती है मुद्रा बाजार। क्या कहलाती है, मुद्रा बाजार, यानी इसको बोलते हैं मनी मार्केट। मनी मार्केट। अच्छा, मनी मार्केट में मैंने पहले भी आपको बताया था, मनी मार्केट में अगर दोस्तों हम लोग बात करते हैं तो मनी मार्केट में जितने भी हमारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट हैं, जितने भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हैं वो आते हैं। लाइक जैसे कि बैंक हो गए, ठीक है, चाहे NBFCs हो गए, चाहे आपके माइक्रो फाइनेंस हो गए, माइक्रो फाइनेंस हो गए, ये सब इसी में आते हैं। और इस मनी मार्केट का संचालन कौन करता है दोस्तों, रेगुलेट कौन करता है, तो RBI इसकी क्या है, रेगुलेटिंग बॉडी है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा मनी मार्केट। तो जिस बाजार से हम लोग ऋण ले सकते हैं, उधार ले सकते हैं, वो बाजार कौन सा है, वो मनी मार्केट है। और मनी मार्केट के अंतर्गत जितने भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स हैं, चाहे वो बैंकिंग हो, चाहे वो याद रखिएगा आपके NBFCs हो, ये सारे आते हैं। क्लियर है, डन इतनी बात। और सबसे बड़ी चीज क्या है कि इसकी रेगुलेट बॉडी कौन है, वो है RBI। ओके, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। और नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। तो वो कह रहा है कि कीन्सवादी उपभोग फलन किसके बीच संबंध को दर्शाता है। तो कीन्सवादी जो उपभोग फलन है दोस्तों, याद रखिएगा अगर किसके बीच में संबंध दर्शाता है, तो ये दर्शाता है कि आपका कुल व्यय कितना किया है आपने कुल उपभोग पर। यानी कि कोई भी, याद रखना, कोई भी व्यक्ति अपने जीवन को गुजारने के लिए कितनी आय को खर्च कर देता है, कि वो अपने जीवन के लिए अपनी कितनी वस्तुओं को कंज्यूम करता है, तो उसका उनके कंज्यूम जितना भी उसने किया है और उस पर उसने कुल व्यय जितना किया है, तो याद रखिए ये उसको क्या करता है, ये उसको शो करता है। ठीक है, क्लियर है। तो ये क्या करता है कि कुल, अगर मैं इसकी बात करता हूं तो कुल उपभोग को कुल आय से, यानी एक, अगर मैं आपसे कहूं कि कितनी वस्तु कोई भी व्यक्ति कंज्यूम करता है और कंज्यूम किसके आधार पे करता है, उसकी क्या है, आय पर। तो ये याद रखिएगा। क्लियर है। इसके लिए एक फॉर्मूला भी दिया था, C = A + MD, है ना, जहां C क्या है, वो कुल व्यय है दोस्तों, याद रखिएगा क्या है, कुल व्यय है। A क्या बताएगा, कुल उपभोग है। ठीक, M का मतलब क्या है, उपभोग की सीमांत प्रवृत्ति है। और D का मतलब क्या है, आपकी जो प्रयोज्य आय है, क्या है, व्यक्ति की प्रयोज्य आय। क्लियर है। ओके, चलिए, तो अगर इतनी चीज समझ में आ गई है तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। और अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। अगला क्वेश्चन ये है आपके सामने है, और क्या कहता है कि पौधे किस प्रक्रिया से प्रजनन करते हैं। तो दोस्तों अगर हम बात करते हैं यहां पर, तो जो पौधे प्रजनन करते हैं तो उसके लिए आता है आपका परागण, यानी क्या, पॉलिनेशन। और पॉलिनेशन के द्वारा याद रखिएगा
क्या होता है, उनमें प्रजनन होता है, पॉलिनेशन। क्लियर, याद रखिएगा इतनी बात को अगर हम लोग बात करते हैं। जबकि बाष्पीकरण की अगर हम बात करते हैं कि जितना भी है ना वाष्पोत्सर्जन, जितनी भी गैसों को निकालते हैं, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड को निकालते हैं, ठीक है, या जल का जैसे ही अपने भोजन में यूज करते हैं तो वाटर वेपर्स के रूप में जल उड़ता है, इन सब की क्रिया को हम क्या बोलते हैं, ठीक है, ये याद रखिएगा इवोपरेशन यानी कि बाष्पीकरण बोलते हैं। संघनन अगर की बात करते हैं अपने लोग, संघनन यानी कि कंटीजेशन की बात करते हैं, तो संघनन का मतलब होता है कि जैसे आपने देखा होगा कि जब कभी भी कोई पौधा होता है या पेड़ होता है तो सर्दियों के दिन में, ठीक है, उसके ऊपर छोटी छोटी पानी की बूंदें नजर आती हैं, है ना, तो वो किसकी वजह से होता है, वो उसके संघनन की क्रिया की वजह से ही होता है। तो ये क्वेश्चन याद रखिएगा कि पॉलिनेशन क्या है, इसका आंसर है, और इसी की तरफ से क्या होता है, इनमें रिप्रोडक्शन होता है प्लांट में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, और अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। कह रहा है कि मर्कनोलॉजी किसका अध्ययन है, तो मर्कनोलॉजी स्टडी ऑफ, तो गुरु याद रखना इसमें हम किसका अध्ययन करते हैं, चींटियों का अध्ययन करते हैं। किसका अध्ययन करते हैं, चींटियों का अध्ययन करते हैं। जबकि अगर कीटों का अध्ययन के लिए अगर हम बात करें तो इसके लिए एनाटॉमी, ठीक है, एनाटोमोलॉजी, तो ठीक है, एंटो क्या बोलते हैं इसको, शायद एनाटोमोलॉजी बोलते हैं या एंटीनोलॉजी बोलते हैं कीटों के अध्ययन को, ठीक है, जहां तक है एनाटोमोलॉजी बोलते हैं, जी हाँ सही है ये, ठीक है, ओके दोस्तों, एनाटोमोलॉजी बोलते हैं, ठीक, कीटों के अध्ययन को एनाटॉमी टोमोलॉजी, ओके, कीटों का अध्ययन ये है, और चींटियों का अध्ययन क्या है, ठीक, मिकोलॉजी है। जबकि अगर आर्थ्रोपोडा की अगर हम बात, मैं आपसे थोड़ी बात करूं तो याद रखिएगा जंतु जगत की अगर बात करता हूं मैं, तो जो सबसे बड़ा ग्रुप है वो आर्थ्रोपोडा संघ ही है। और इस आर्थ्रोपोडा संघ में आपने, ठीक है, देखा होगा जैसे बिच्छू है, बरैया है यानी कि ततैया है, बिच्छू है, कॉकरोच है, तो ये सब किसमें आते हैं, ये सब आते हैं आर्थ्रोपोडा संघ। अर्थात आर्थ्रोपोडा संघ की जानवरों के लक्षणों की बात करूं तो दोस्तों याद रखना इनमें कंपाउंड आइज पाई जाती है। क्या होती है, कंपाउंड आइज होती हैं, ठीक है, पेयर्ड लेग होते हैं, क्या होते हैं, पेयर्ड लेग होते हैं, यानी कि संयुक्त पैर होते हैं, जोड़ी में पैर होते हैं। क्या होते हैं, संयुक्त पैर का मतलब क्या होता है, जोड़ी में पैर होते हैं। बॉडी सेगमेंटेड होती है, यानी कि जो बॉडी है वो 3 भाग में बटी होती है, ठीक है, याद रखिएगा हेड, टेल एंड एबिडोमेन, सर, पूंछ और, ठीक है, बीच का भाग यानी कि पेट वाला। तो ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं किसके, आर्थ्रोपोडा। याद रखिएगा जंतु जगत का जो सबसे, ठीक है, बड़ा जो जगत है वो कौन सा, आर्थ्रोपोडा संघ है। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, और नया क्वेश्चन ये रहा कि कोई राज्य उन अधिकारियों द्वारा, कोई राज्य उन अधिकारों द्वारा जाना जाता है, ठीक है, जिन्हें वह बनाए रखता है, ये कथन किसका, तो ये कथन लास्की का है। किसका दोस्तों, तो ये कथन लास्की का है, ठीक है। आओ बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, और ये रहा आपके सामने नया क्वेश्चन, ठीक है, तो ये याद रखिएगा, ओके। चलिए, तो उससे पहले मैं आपको क्वेश्चन कराऊं, एक चीज हम लोग बात करते हैं, सबसे पहले चीज, चलिए आपको एक खबर भी दे रहा हूं साथ साथ में, ठीक है, इंडियन वुमेन्स टीम एशिया कप हार चुकी है, श्रीलंका जीत गई है, ओके। आइए बात करते हैं। सबसे पहले कहते हैं 1854 से 1856 में क्रीमियम युद्ध किसके बीच लड़ा गया, तो दोस्तों याद रखिएगा ये क्रीमियम युद्ध जो है वो रूस और तुर्की के बीच में हुआ था, और ये एक युद्ध है ना, एक नॉर्मल धार्मिक प्रवृत्ति के रूप में शुरू हुआ था, यानी कि एक धार्मिक कारणों से ये शुरू हुआ था, और बाद में इसने विशाल रूप ले लिया है ना, काला सागर के इधर उधर ये लड़ाई होती है, जिसको हम बड़ा इंपॉर्टेंट मानते हैं, क्या, क्रीमियम युद्ध, ठीक है। चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं, और आइए ये रहा क्वेश्चन क्या है, बिंदुसार के शासन के दौरान अशांति कहाँ थी, तो दोस्तों ये अशांति बिंदुसार के काल में समय जो मिलती है वो तक्षशिला में देखने को मिलती है। कहाँ मिलती है, ये तक्षशिला में देखने को मिलती है, ठीक। अब अगर मैं इस बिंदुसार की बात करूं तो यहां से कुछ चीजें अपने आइए देखते हैं अपने लोग। तो हम सभी जानते हैं कि जो बिंदुसार ये राजा था ये मौर्य वंश का है। किसका है, मौर्य वंश। मौर्य वंश का जो संस्थापक है
दोस्तों याद रखना, जो संस्थापक हैं वो कौन है? वो चंद्रगुप्त मौर्य हैं, चंद्रगुप्त मौर्य। और हम सभी जानते हैं चंद्रगुप्त मौर्य ने नंद वंश के धनानंद, ठीक है, कौन सा है? धनानंद और घनानंद, ठीक है, ये दो थे, धनानंद और घनानंद। तो घनानंद को समाप्त करके, नंद वंश को समाप्त करके और मौर्य वंश की क्या करी? स्थापना की। और ये कहां पे स्थापना की? तो मगध, ठीक है। कौन सा साम्राज्य है ये? मगध साम्राज्य। ओके, अब अगर मैं बात करूं यहां से औरों की बात की, थोड़ी सी और चर्चा पर चर्चा, चलो आप अपने लोग इस पे करते हैं। तो यहीं पे अगर बात करूं, इस चंद्रगुप्त मौर्य ने ये जैन धर्म से संबंधित था, यानी अपने अंतिम समय में इसने जैन धर्म को अपना लिया। और जैन धर्म में एक प्रथा होती है संथार प्रथा, संथारा। कौन सी प्रथा होती है? संथारा प्रथा। उस संथारा प्रथा, अगर मैं इस संथारा प्रथा की बात करता हूं तो इसका अंतिम दिनों में जैनिज्म के लोगों का यह मानना है कि सारा भोजन पानी त्याग कर केवल हवा पे अगर हम जीवित रहते हैं तो हमें मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसी कारण याद रखना, ये दोस्तों कहाँ? इस जैन धर्म को अपनाकर इस संथारा प्रथा के रूप में, ठीक है, श्रावण बेल गोला में अपने अंतिम समय में चला गया। और यहीं श्रावण बेल गोला में इसकी क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। श्रावण बेल गोला कहाँ है दोस्तों? तो ये कर्नाटक में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? कर्नाटक में पड़ता है। यानी अगर कोई पूछता है कि चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु कहाँ हुई, तो श्रावण बेल गोला में हुई। किस प्रथा के अनुसार हुई? संथार प्रथा के अनुसार हुई। और इसी का उत्तराधिकारी जो बना वो कौन बना? बिंदुसार। कौन बना? बिंदुसार। अच्छा, बिंदुसार को ही अमित्र घात बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इसका दूसरा नाम क्या मिलता है? अमित्र घात। अमित्र घात मिलता है। और जो बिंदुसार का उत्तराधिकारी दोस्तों मिलता है, जो उत्तराधिकारी मिलता है बिंदुसार का, वो मिलता है अशोक। कौन मिलता है? अशोक, ठीक है। और मैं अगर अशोक के बारे में थोड़ी बात करूं तो अशोक के बारे में क्या बोल सकते हैं हम लोग? ये मौर्य वंश का सबसे प्रतापी शासक है। मौर्य वंश का सबसे प्रतापी है, सबसे प्रतापी शासक है ये, यानी सबसे महान जो शासक हुआ, ठीक है, मौर्य वंश में, वो कौन हुआ? अशोक हुआ। और इसने बौद्ध धर्म अपनाया था। कौन सा धर्म अपनाया था? बौद्ध धर्म। और बौद्ध धर्म एक छोटे से बालक जिसका नाम था गुप्त नामक बालक था। इस बालक से इसने बौद्ध धर्म की क्या ली? दीक्षा ली। और इसने बौद्ध धर्म अपना लिया, ठीक है दोस्तों, याद रखना। और बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए ही अपनी पुत्री संघमित्रा और पुत्र महेंद्र को कहाँ भेजा था इसने? वो श्रीलंका भेजा था। तो आइए इसकी चीज को भी देख लेते हैं, ठीक। बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए पुत्र महेंद्र, पुत्री संघमित्रा को कहां भेजा? तो दोस्तों श्रीलंका भेजा। कहां बोला? श्रीलंका भेजा, ठीक है। कहां भेजा? श्रीलंका भेजा। और अगर इसके बारे में थोड़ी सी और बात करें तो हम सभी जानते हैं कि अशोक महान था और इसी ने एक युद्ध लड़ा था जिसका नाम था कलिंग का युद्ध। कलिंग युद्ध आपको 261 बीसी यानी ईसा पूर्व देखने को मिल जाएगा। और जिसके कारण इसका हृदय परिवर्तन हो जाएगा, ठीक है। और चंडी अशोक, पहले इसको बोलते थे चंडी अशोक, से ये धम्म अशोक बन जाएगा, यानी कि धर्म की ओर अग्रसर हो जाएगा। कब? कलिंग के युद्ध के बाद, ठीक है। कलिंग के युद्ध के बाद लगते हैं कि कलिंग में बहुत लाखों लोग मारे गए थे इस युद्ध में, जिस कारण इसका हृदय परिवर्तन हो गया। और ये अपने अभिलेखों के लिए जाना जाता है। किसके लिए जाना जाता है? अभिलेखों। इसकी पूरी जो जानकारी मिलती है अभिलेखों मिलती है। दोस्तों याद रखना, अभिलेखों में इस अशोक का जो नाम मिलता है वो देवा नाम प्रिय मिलता है। क्या मिलता है? देवा नाम प्रिय, ठीक है। देवा नाम प्रिय जो नाम मिलता है अशोक का नाम। और केवल कुछ ही एक दो ऐसे याद रखना अभिलेख इसके हैं जिसमें इसका वास्तविक नाम क्या मिला है? अशोक मिला है। वरना इसको अशोक, वरना अभिलेखों में इसको क्या नाम दिया गया है? देवा नाम प्रिय। क्लियर है? तो इतनी बात क्या रखिएगा, याद रखिएगा, है ना। डिटेल और बहुत सारी, लेकिन ठीक है,
इतनी पर्याप्त है आज के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में कभी फिर देंगे। तो अब बढ़ते हैं अपने लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आइए ये रहा आपके सामने। कह रहे दिल्ली सुल्तान का शासनकाल, दिल्ली सल्तनत का शासनकाल कब प्रारंभ हुआ? तो देखो दोस्तों, दिल्ली सल्तनत का जो शासनकाल होता है वो 1206 में होता है। अब कैसे होता है तो आइए जरा समझते हैं। तो देखो दिल्ली सल्तनत की अगर मैं बात करूं, यहीं से बात करते हैं, तो हम सभी जानते हैं कि यहाँ पे अगर हम लोग बात करें तो 1191 और 1192 ये दो युद्ध हैं जिनको हम बोलते हैं तराइन के युद्ध। ठीक है, तराइन के युद्ध। और ये हम सभी जानते हैं किसके बीच थे? मोहम्मद गौरी प्लस पृथ्वीराज चौहान। लेकिन पृथ्वीराज चौहान तृतीय था ये, ठीक है, थर्ड के बीच में ये युद्ध होते हैं। और पहले में पृथ्वीराज चौहान जीतेगा, दूसरे में गौरी जीत जाएगा और इसको बंदी बनाकर अंधा करके बाद में इसकी चौहान की मृत्यु हो जाती है। और ये जो मोहम्मद गौरी होता है, ठीक है, ये गौड़ प्रदेश का क्या होता है? एक शासक होता है और जो भारत पे क्या करता है? आक्रमण करता है। ठीक है, क्या करता है? आक्रमण करता है। और इन्हीं में इसका एक सेवक होता है जिसका नाम होता है, याद रखिएगा, बलवन। क्या होता है? ठीक है, सॉरी, बलवन नहीं, ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक। कौन होता है? ऐबक, कुतुबुद्दीन ऐबक होता है। और ये भारत का जीता हुआ राज्य, ठीक है, भारत का जीता हुआ राज्य इस अपने गुलाम किसके लिए? कुतुबुद्दीन ऐबक को दे जाता है। और कुतुबुद्दीन ऐबक 1206 में, याद रखिएगा, किसकी स्थापना करता है? दिल्ली में सल्तनत काल की स्थापना करता है 1206 में। ठीक है, लेकिन दोस्तों याद रखना, ये पहला सुल्तान तो बनता है दिल्ली सल्तनत काल का, लेकिन दिल्ली का वास्तविक सुल्तान ये नहीं बनता। जो इसका गुलाम था, इसके बाद जो आएगा शासक, वो इल्तुतमिश आएगा। क्या आएगा? इल्तुतमिश ये आएगा। ये दिल्ली का वास्तविक सुल्तान कहलाएगा। दिल्ली का वास्तविक सुल्तान। तो दिल्ली का वास्तविक सुल्तान कौन कहलाया? वो इल्तुतमिश कहलाया। कौन कहलाया? इल्तुतमिश। जबकि अगर कोई पूछे पहला सुल्तान कौन है, तो कुतुबुद्दीन ऐबक है ना। इसको लाख वक्त कुतुबुद्दीन ऐबक को क्या बोलते हैं? आइए कुछ डिटेल इनकी और मैं देता हूं आपको। कुतुबुद्दीन ऐबक को क्या बोलते हैं? इसको लाख बख्श बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लाख बख्श, यानी कि ये लाखों का दान करता था, तो ये लाख बख्श कहलाने लगा। ठीक है, याद रखिएगा, घोड़े से गिरकर, यानी कि चौगान खेलते या पोलो, चौगान जिसको पोलो कहते हैं, ठीक है, चौगान यानी कि पोलो खेलते हुए, ठीक है, घोड़े से गिरकर इसकी क्या हो जाती है? मृत्यु। फिर इसका गुलाम, जो इसका दामाद भी होता है, कौन? इल्तुतमिश, वो सुल्तान बनता है। क्या बनता है? वो सुल्तान बनता है। और इसी की एक लड़की होती है जिसका नाम है रजिया सुल्तान। ठीक है, भारत की पहली महिला शासिका। कौन? रजिया सुल्तान, इसी की लड़की होती है, कुतुबुद्दीन ऐबक की। तो जरा समझिएगा, यहां से अगर मैं बात करूं तो ये जो सुल्तान थे, तो दोस्तों याद रखना, इसको हम जो सल्तनत काल है, जो पहला वंश हम बोलते हैं, इसको गुलाम वंश बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गुलाम वंश बोलते हैं। यानी कि इल्ली तुर्क थे, इल्ली तुर्क थे। ठीक है, गुलाम वंश के बाद, यानी कि सल्तनत काल की अगर बात कर रहा हूं मैं, तो गुलाम वंश के बाद आएगा खिलजी वंश। और ये कब से शुरू होगा? 1206 से होगा खिलजी वंश। फिर आएगा तुगलक वंश, ठीक है। फिर आएगा सैयद वंश, और फिर आएगा लोधी वंश। यानी कि इसी लोधी वंश में
1526 को इब्राहिम लोधी के साथ, किसके साथ? इब्राहिम लोधी के साथ बाबर क्या लड़ेगा? बाबर एक युद्ध लड़ेगा और वो होगा पानीपत का, पानीपत का पहला युद्ध 1526। और यहां से याद रखिएगा, मैं अगर आप संतुलित काल की बात करता हूं तो संतुलित काल 1206 से लेकर कहां तक रहेगा दोस्तों? याद रखना 1526 तक। क्यों? क्योंकि 1526 से लेकर 1707 तक, ठीक है, ये यहां से यहां तक कौन सा है? संतुलित काल है। कौन सा है? ठीक है, संतुलित काल है। 1526 लेके 1707 तक ये मुगल चलेगा, लेकिन मुगल ये प्रवृत्ति अगर बात करें तो ग्रेट अंपायर जो मिलेंगे 1707 तक, और वैसे मुगल वंश चलेगा अब तक 1857 की क्रांति तक, क्योंकि अंतिम शासक बहादुर शाह जफर को दोस्तों याद रखना, अंग्रेज क्या कर देंगे? रंगून निर्वासित कर देंगे और वहां जाकर वो उसकी क्या हो जाएगी? मृत्यु हो जाएगी। तभी उसके बारे में कहा गया है कि कितना साए बेखबर था जफर, कितना साए बेखबर था जफर, 2 गज जमीन न मिली दफन के लिए। ये किसके बारे में कहा गया है? ये बहादुर शाह जफर के बारे में कहा गया है, जो लास्ट शासक मिलता है किसका? मुगल का। तो मुगल कहां से शुरू होंगे? 1526 से शुरू होंगे। प्रतापी राजा कहां तक रहेंगे? 1707 तक रहेंगे, और 1707 के बाद टोटल कहां तक मिलेंगे? 1857 तक। ठीक है ना? तो ये मैंने आपको टाइम बता दिया, कुछ मेन चीजें बता दी। आइए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है कि भारत के दशमिक प्रणाली मुद्रा प्रणाली किस वर्ष? तो ये याद रखिएगा, ये इससे पहले भी वाले टेस्ट में भी आपको करा चुका हूं। ठीक है, 1957 में याद रखिएगा कौन सी प्रणाली अपनाई दी गई है? दशमलव प्रणाली, है ना? कि भाई याद रखिएगा इसमें 0 से 9 और कहते हैं ना 100 पैसे का 10वां हिस्सा। ठीक है, ये याद रखिएगा। इससे पहले क्या चलता था? आना। कौन सी प्रणाली चल रही थी? आना। बाद में क्या चला दी गई है? रुपए की दशमलव प्रणाली। तो ये कब अपनाई? ये अपनाई 1957 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, 1 रुपए के नोट पे किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो आइए इसकी भी चर्चा कर लेते। पहले आपको आंसर बता देता हूं। ठीक है, कौन करता है? तो वित्त मंत्रालय करता है इसके लिए। 1 रुपए के नोट किसके द्वारा जारी होते हैं? ठीक है, आइए तो अगर बात करते हैं वित्त मंत्रालय इसको 1 रुपए के नोट को जारी करता है, और इस पर जो कागजी नोट होता है 1 रुपए का नोट, इस पर वित्त सचिव के हस्ताक्षर होते हैं। इसके हस्ताक्षर होते हैं वित्त सचिव। आइए थोड़ी सी चर्चा और करते हैं। अब देखो, अगर दोस्तों हम कागजी नोटों की बात करते हैं, पेपर मनी की बात करता हूं मैं आपसे, तो इस चीज को जरा समझिएगा। ये जो कागजी नोट हैं, ठीक है, 2 रुपए से लेकर और आज जो वर्तमान में चल रहा है हमारा सबसे बड़ा नोट, वो कौन सा है? 500 रुपये नोट तक जारी कौन करता है? आरबीआई। और आरबीआई गवर्नर के इस पे साइन होंगे। लेकिन कोई पूछे आरबीआई अधिकतम कितने तक का नोट जारी कर सकता है? तो अधिकतम जारी कर सकता है 10,000 का नोट। कितने का? 10,000 का नोट। जैसे कि याद रखना, सरकार हमारे कॉइन्स को जारी करती है, सिक्के जारी करती है, और भारत सरकार 1,000 रुपए का अधिकतम छाप का सिक्का चला सकती है। ठीक है, अभी क्या चल रहा है? 20 रुपए का अधिकतम सिक्का चल रहा है, लेकिन क्या चला सकती है? 1,000 रुपए की छाप वाले सिक्के को छाप सकती है, यानी कि भारत में चला सकती है। अब इन सिक्कों की ढलाई के लिए याद रखना, सरकार गवर्नमेंट है, सरकार के पास मिंट्स होती है, यानी कि टकसाल। तो गवर्नमेंट के पास कितनी टकसालें हैं? 4। कहां कहां? नोएडा, मुंबई,
कोलकाता और हैदराबाद। ओके, तो ये याद रखिएगा। चलिए आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। और अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। तो अगर आप बात करते हैं कि पनामा नहर सुएज नहर से भिन्न है, क्योंकि, तो दोस्तों अगर सबसे पहले चीज पनामा नहर सुएज नहर से भिन्न क्यों है, तो वो पहले जरा बात करते हैं कि सुएज नहर क्या है। तो दोस्तों सुएज नहर की अगर मैं बात करता हूं तो हम सभी जानते हैं कि ये वाला भाग यूरोप और नीचे ये पड़ता है क्या, अफ्रीका। ये वाला भाग क्या है, अफ्रीका, इसको हॉर्न ऑफ अफ्रीका बोलते हैं। और ये है अरेबियन पेनासुला, अरब सागर, ये है इंडिया। तो अपन लोग देखिए जरा ध्यान से समझिएगा, अगर ये इंडिया है, ये अरब प्रायद्वीप है, ये क्या है, अरब प्रायद्वीप, जो कि विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप कहलाता है। ठीक है, जो विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप कहलाता है। और ये भारत है, ये नीचे हिंद महासागर है। ठीक दोस्तों, याद रखना ये वाला बीच जो अफ्रीका और अरेबियन पेनासुला के बीच में, यहाँ पे अदन की खाड़ी मिलेगी और यहाँ पे एक सागर है जिसका नाम है लाल सागर, लाल सागर। इधर ये पूरा जो भाग है एस के आकार का, ये अटलांटिक महासागर है। कौन सा है, अटलांटिक महासागर। अटलांटिक महासागर से लगा हुआ ही एक यहां पर सागर है जिसको बोलते हैं मेडिटेरियन सी। मेडिटेरियन सी यानी कि भूमध्य सागर, भूमध्य सागर। तो याद रखना अटलांटिक महासागर को भूमध्य सागर से ही एक जल संधि अलग करती है जिसका नाम है जिब्राल्टर। ठीक है, क्या कौन सी जल संधि है दोस्तों, जिब्राल्टर, जिब्राल्टर की संधि। ठीक है, और इसीलिए जिब्राल्टर की संधि को भूमध्य सागर का प्रवेश द्वार भी कहते हैं। यानी इसको हम क्या बोलते हैं, प्रवेश द्वार, किसका, भूमध्य सागर का। तो इतनी चीजें आपने जानी। इसके बीच में ही मैं आपको बता रहा हूं, ये भूमध्य सागर और लाल सागर के बीच में एक कैनाल बना दी गई है जिससे कि पूरा व्यापार अब चलता है। पहले व्यापार जो चलता था इधर यूरोप से, तो ये क्या चलता था, इस तरीके से चलता था, ऐसे करके यहां से। लेकिन ये कैनाल बन जाने की वजह से, और ये कैनाल कौन सी है, ये है सुएज नहर। क्या है, सुएज नहर। आई होप आपकी समझ में आ गई होगी कि ये सुएज नहर किन सागरों को जोड़ती है, तो भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है। ठीक है, क्लियर है इतनी चीज। अगर आपको ये चीज क्लियर हो गई है तो आप देखो दूसरी चीज समझते हैं। दूसरी चीज आइए, और दूसरी चीज क्या है, तो वो जरा समझिएगा यहां से, बहुत जल्दी जल्दी समझा देता हूं। ये नॉर्थ अमेरिका है, ये उत्तरी अमेरिका है, और उत्तरी अमेरिका से लगा हुआ ये भाग दोस्तों, ये दक्षिणी अमेरिका है। ओके, ये नॉर्थ अमेरिका है, और ये क्या है, ये साउथ अमेरिका है। ठीक, तो अब मैं ये अगर बात करता हूं, यहां पर ये किसमें बटा हुआ है, अलास्का, कनाडा, यूएसए, मैक्सिको, और ये जगह है पनामा शहर, पनामा। तो याद रखना, ये जो यहां पर अगर बात करता हूं, ये जो सागर है ये क्या है, अटलांटिक ओशियन है, यानी कि अटलांटिक महासागर है, एस के आकार का। और ये वाला जो सागर है ये प्रशांत महासागर है, पैसिफिक ओशियन, प्रशांत महासागर है, यानी कि पैसिफिक ओशियन है। क्लियर दोस्तों। अच्छा, यहीं पर जरा समझिएगा, ये वाला भाग ऐसे बना हुआ है, तो यहीं पर मैक्सिको की खाड़ी है। ठीक है, ये मैक्सिको की खाड़ी है, और यहीं पर कुछ द्वीप हैं जिनको बोलते हैं करेबियाई द्वीप। क्या बोलते हैं इन द्वीपों को,
कैरेबियन द्वीप, ये कैरेबियन द्वीप है और इसी बीच में एक सागर मिलता है यहाँ पे, कैरेबियाई सागर। ठीक है, कौन सा सागर मिलता है दोस्तों? ठीक है, कैरेबियाई सागर मिलता है। तो अब जरा समझिएगा, जो कैरेबियाई सागर है वो अटलांटिक महासागर में स्थित है। तो अटलांटिक महासागर और ये प्रशांत महासागर के बीच में एक कैनाल बना दी, एक नहर बना दी, और इसी नहर का नाम है पनामा नहर। तो कभी भी ऑप्शन आपको मिल जाए कि कैरेबियन सागर को प्रशांत महासागर से जोड़ती है कौन? पनामा नहर। या अटलांटिक महासागर को किससे जोड़ती है? प्रशांत महासागर से जोड़ती है, तभी आंसर क्या रहेगा? पनामा नहर। लगभग में ये 82 किलोमीटर लंबी है और इसका सबसे बड़ा क्या है कि ये लॉक सिस्टम पर आधारित है पनामा। जबकि याद रखना, जो सुएज नहर है वो लॉक सिस्टम पर आधारित नहीं है और इस पर लॉक सिस्टम है। क्या है इस पे? लॉक सिस्टम है। यानी कि अगर मैं ऐसे सिस्टम बना दूं यहां से, तो जरा समझिएगा दोस्तों, होता क्या है कि जैसे ही जहाज, ये कोई जहाज है, ठीक है, और ये यहां पहुंचा तो यहां पानी भर जाएगा और ये जहाज ऊपर उठ के यहां पे आ जाएगा, और जैसे ही आ जाएगा तो जहाज ये यहां पहुंचेगा। ऐसी फिर इस लॉक में पानी भर के ये जहाज फिर कहां पहुंच जाएगा? ये जहाज ऐसे पहुंच जाएगा, ठीक है, यहां से, और ये ऐसे होते हुए कौन से? इससे इधर पार और इससे इस पार आयात निर्यात व्यापार चल रहा है। यानी ये लॉक सिस्टम में आधारित नहर है, ठीक है, और जिस कारण इसको बड़ा विशेष माना जाता है। तो ये है कौन सी? पनामा नहर। और ये पूछा क्या है कि पनामा नहर सुएज नहर से क्यों भिन्न है? तो दोस्तों याद रखना, अगर सिंपल सा आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? इसमें लॉक जलपास प्रणाली है। बिल्कुल जी, बिल्कुल ये सही बात है ना। इसका मार्ग छोटा है, देखिए छोटा तो है, सुएज नहर ज्यादा बड़ी है, सुएज नहर की लंबाई ज्यादा है जबकि पनामा नहर की लंबाई कम है। ओके, इसका मार्ग व्यस्त है। तो अगर मैं बता दूं, याद रखिएगा, सबसे ज्यादा जो व्यस्त मार्ग है वो सुएज नहर का है। हालांकि ये भी बहुत व्यस्त है, लेकिन सबसे ज्यादा जो है व्यस्त है वो कौन सी है? सुएज नहर है। इसका मार्ग कम व्यस्त है तो ठीक है, लेकिन जो मेन भिन्नता है वो कौन सी दोस्तों? वो लॉक सिस्टम पर आधारित है, जबकि सुएज नहर क्या नहीं है? लॉक सिस्टम पर आधारित नहीं है। आई होप आपको चीज समझ में आ गई होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। और ये रहा अगला क्वेश्चन कि भारत का जैव मंडल रिजर्व नंदा देवी यूनेस्को में राज्य में स्थित है। तो देखो, पहले तो इसका आंसर समझ लो क्या है। ठीक है, उत्तराखंड में है। ये क्या है? उत्तराखंड में है। और लगभग में भारत में आज 18 क्या है? जैव मंडल क्षेत्र है। ठीक है, जैव मंडल क्षेत्र है 18। अगर पहले की अगर बात करूं मैं, तो पहला फर्स्ट हमको मिलता है नीलगिरी। कौन सा मिलता है? नीलगिरी। ठीक है, जैव रिजर्व क्षेत्र है, ये जैव रिजर्व क्षेत्र है। ठीक है, और ये कहां है? ये तमिलनाडु में है। ठीक है, ये याद रखिएगा, कहां है? तमिलनाडु में है। अच्छा, अगर मैं इसको बात करूं नंदा देवी वाले की, तो नंदा देवी ये कहां है? ये उत्तराखंड। इसकी स्थापना हमको वैसे 2004 में मिलती है। ठीक है, क्या मिलती है? 2004 में मिलती है। इसको बायो रिजर्व के रूप में माना गया है। वैसे जानकारी तो 1988 से इसकी दी हुई है। तो ये याद रखिएगा, लगभग में वर्तमान में कितने हैं? 18 बायो रिजर्व हैं। अच्छा, अगर कोई सबसे पूछे सबसे बड़ा कौन सा है, सबसे बड़ा जैव रिजर्व क्षेत्र कौन सा है, तो जैव रिजर्व क्षेत्र सबसे बड़ा वो कच्छ गुजरात का है। सबसे बड़ा जैव रिजर्व क्षेत्र कच्छ गुजरात का है। ठीक है, कहां का है? कच्छ गुजरात का है। जबकि अगर छोटा कोई पूछे तो वो डिब्रू है। ठीक है, और ये कहां का? असम। कहां है? असम। तो ये याद रखिएगा। अब देखिए, अगर मैं बात करता हूं कि जैव क्षेत्र, तो जैव क्षेत्र एक ऐसे हैं क्षेत्र हैं जहां पे जीवों या वनस्पतियों के संरक्षण की चीजें क्या की गई है, ठीक है, बनाए गए हैं, कि जहां पर जैव विविधता यानी कि बायोडाइवर्सिटी सबसे ज्यादा स्थित है, उनको बनाए रखना, उनका संरक्षण किया जाता है इन क्षेत्रों में, जिससे कि उनका शिकार ना हो सके या उनको कोई नुकसान ना पहुंचाया जा सके, ऐसे क्षेत्रों को। और ऐसे ही क्षेत्रों को जब यूनेस्को अपने में शामिल कर लेता है, तो यूनेस्को की लिस्ट में धरोहर के रूप में शामिल हो जाते हैं।
ठीक है, आई होप इतनी बात आपके समझ में आ गई होगी। अगर आ गई है तो आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। और अगला क्वेश्चन, अच्छा ये वही क्वेश्चन है, अगले क्वेश्चन पे बढ़ जाते हैं। तो ये रहा अगला क्वेश्चन। भारत में तेल की पहली परिष्करणशाला स्थापित की गई थी। तो ये सभी जानते हैं, हम सभी को ये पता है कि डिगबोई में की गई थी। डिगबोई कहाँ? असम। असम कहाँ की गई थी? असम में की गई थी। ठीक है दोस्तों। अच्छा, बरौनी कहाँ की है? तो ये बिहार में है। ये कहाँ की है? ये बिहार की है। आप मुझे बताओ कि भारत की सबसे बड़ी जो तेल रिफाइनरी है वो कौन सी है? भारत की सबसे बड़ी जो तेल रिफाइनरी है वो कौन सी है? अगर आपको पता, किसी को ही पता हो तो बताओ कि भारत की सबसे बड़ी तेल रिफाइनरी कौन सी है? ठीक है, बताइए। तो अगर कोई पूछ ले आपसे तो सबसे पहले याद रखिएगा वो है जामनगर। जामनगर गुजरात में, ये सबसे बड़ी तेल रिफाइनरी है जामनगर गुजरात में। और ये किसने शुरू की है? तो रिलायंस ने। किसने शुरू की है? ये रिलायंस ने शुरू की है। ठीक है, किसकी है ये रिलायंस की है, ये याद रखिएगा। ओके, कहाँ शुरू की है? जामनगर गुजरात। ओके, अब देखिए विशाखापट्टनम की अगर बात कर लूँ तो अगर मैं विशाखापट्टनम, ठीक है, विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश के अंतर्गत पड़ेगा और ये एक पोर्ट भी है और भारत का सबसे गहरा पोर्ट है, यानी सबसे गहरा बंदरगाह विशाखापट्टनम ही है। एक ऐसा बंदरगाह है जिस पर लोहा कारखाना स्थित है। अच्छा, मुंबई तो अपने आप में ही फेमस है, किस पर बसा हुआ है? तो सॉलिसेट द्वीप पर बसा हुआ है ये। ठीक है, अब पहले और बात करें मुंबई, तो मुंबई में ही याद रखिएगा, ठीक, ये मुंबई बंदरगाह भी है। क्या है? बंदरगाह है। मुंबई में ही नवाहा शोवा, जिसका नाम पीटी नेहरू है, पीटी नेहरू बंदरगाह, पंडित जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह जिसको बोलते हैं। और ये भारत का सबसे बड़ा कंटेनर पोर्ट है। कौन सा है? कंटेनर पोर्ट है। तो कुछ चीजें मैंने आपको बताई हैं, याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। और अगर बात करें हैं कि कोलकाता से दिल्ली को किसके द्वारा जोड़ा जाता है, कौन सा एनएच है? तो दोस्तों अगर देखो, मैं आपको एक चीज बताऊं सबसे पहले, तो क्योंकि ये पुराने एनएच के आधार पे क्वेश्चन है और एनएच आज की डेट में बदल गए हैं, नंबर बदल गया है। वैसे इसका पहले आंसर बता देता हूँ। आंसर इसका हो जाएगा 2, लेकिन अब 2 वाला जो, देखिए इस क्वेश्चन के आधार पर तो इसका आंसर 2 है, ठीक है, पर 2 वाला एनएच जो है ना, वो दोस्तों याद रखना असम को मिजोरम से जोड़ रहा है, मिजोरम से जोड़ता है ये। ठीक है, और अगर बात करता हूं मैं इसके लिए, ठीक, ये म्यांमार की सीमा पर स्थित है। म्यांमार की सीमा यानी क्या है? पूर्वी एनएच है ये, नेशनल हाईवे। ये मैं आज करंट के बारे में बता रहा हूं, जबकि पहले एनएच क्या हुआ करता था? मुंबई से, सॉरी, भाई कोलकाता से दिल्ली हुआ करता था NH2, और इसी को जब ये हुआ करता था तब इसी NH2 को GT रोड बोलते थे, ग्रैंड ट्रैक रोड, यानी कि शेर शाह सूरी मार्ग बोलते थे। ठीक है, मानते थे। ठीक है ना, ये पुरानी बात है और ये आज की नई बात है, ये न्यू है कि NH2, तो इसके आधार पे आंसर आपको मिल गया होगा। अच्छा, NH1, अब नए पुराने में दोनों बताता जा रहा हूं आपको, जरा ध्यान से समझते जाइएगा। NH1 दोस्तों जो था, बहुत याद रखिएगा, दिल्ली से क्या जाता था? ये बागा बॉर्डर, ठीक है। तो यहां पर NH1 जो कि यहीं से क्या जाता था? NH1A बन जाता था, और एक जो जाता था श्रीनगर, इसको बोलते थे NH1। ठीक,
ये है पुरानी बात। आज नई बात करें, नई बात देखें तो रूट वही है, बस थोड़ा सा चेंज हुआ। वो क्या है कि जब से यूटी बन गए, क्या बन गए हैं, यूटी बन गए हैं, तो ये अब उरी को किससे जोड़ रहा है, तो लेह से जोड़ता है, लेह, और यहीं पड़ता है श्रीनगर। श्रीनगर, तो श्रीनगर किसकी कैपिटल है, जीएनके। लेह किसकी कैपिटल है, लद्दाख। तो दोस्तों याद रखना, दो यूटी की कैपिटलों को जोड़ने वाला जो एनएच वर्तमान में है वो NH1 कहलाता है। कौन कहलाता है, NH1। ये आपको इतनी बात समझ में आ गई होगी, क्लियर है, आई होप चीज समझ में आ गई होगी। अब मैं बात कर रहा हूं कि जो दिल्ली टू कोलकाता है जो वर्तमान में, अगर इतनी चीज समझ में आ गई है तो आइए एक छोटा सा डायग्राम मैं आपके लिए बनाता हूं, वो ध्यान से समझिएगा। यहां से ये दिल्ली, दिल्ली से कोलकाता, ठीक है, दिल्ली से कोलकाता, दिल्ली से मुंबई, दिल्ली से मुंबई, ठीक, कोलकाता से चेन्नई, और याद रखना कोलकाता से चेन्नई, चेन्नई से मुंबई, चेन्नई से मुंबई, और ये, तो ये थोड़ी सी चीजें आप जरा याद रखेंगे तो ये ज्यादा चीजें ठीक रहेंगी आपके लिए। तो अगर बात करते हैं इसमें अपन लोग, तो जो दिल्ली टू कोलकाता था, ये जो NH पहले 2 था, मैं फिर बता रहा हूँ, ये NH2 हुआ करता था, अब ये NH2 की जगह हो गया है NH19। NH19 बहुत अच्छे से याद रखिएगा, नया NH। तो दिल्ली टू मुंबई ये NH8 हुआ करता था, सबसे व्यस्त राजमार्ग, अब ये हो गया है NH48, 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 ठीक। अच्छा, मुंबई टू चेन्नई NH4 हुआ करता था, और ये भी अब हो गया है NH48, ठीक। याद रखना, कोलकाता टू चेन्नई NH5 हुआ करता था, और ये हो गया है NH16। तो ये कुछ NH में बदलाव हुआ है, ये मैंने आपको यहाँ बताए हैं, बहुत अच्छे से याद रखिएगा। अब सबसे लंबा NH, लॉन्गेस्ट NH, नेशनल हाईवे, तो दोस्तों याद रखना, भारत का जो सबसे लंबा NH हुआ करता था वो था 7 NH7, लेकिन अब इसकी जगह हो गया NH44 वर्तमान में, ये न्यू है। कहां से कहां तक है, तो ये श्रीनगर से लेकर कहां तक है, कन्याकुमारी, कन्याकुमारी, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, श्रीनगर से लेकर कहां तक है, कन्याकुमारी, ठीक है, कन्याकुमारी तक है, ओके। और जबकि ये NH जब 7 हुआ करता था तो वाराणसी से लेकर कन्याकुमारी। अब जो सबसे छोटा है NH, वो 47A हुआ करता था, जो वर्तमान में 966B हो गया है, तो ये सबसे छोटा है। तो देखो, पुराने नए मैंने दोनों बताए हैं, ये थोड़ी सी क्या रखेंगे आप लोग, याद रखेंगे। सबसे व्यस्तम NH भारत का 48 हो गया है, जो पहले 8 हुआ करता था। क्या हुआ करता था, 8 हुआ करता था, क्लियर है। चलो आइए करते हैं क्या नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और ये रहा आपके सामने नया क्वेश्चन। कहते हैं कि USA में सैन फ्रांसिस्को में गदर पार्टी की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। तो दोस्तों याद रखना, हम सभी जानते हैं कि गदर पार्टी की जो स्थापना की गई थी वो किसने की, वो लाला हरदयाल जी ने की। किसने की है, लाला हरदयाल जी ने की है। और ये कब की है तो वो भी जान लो, है ना। तो ये जो स्थापना जो की गई है, ये की गई है दोस्तों, याद रखिएगा, इसकी जो डेट आपको मिलेगी वो मिलेगी लगभग में 15 जुलाई 1913 के आसपास। जी हाँ, यही है 15 जुलाई 1913 के आसपास, ठीक है। अच्छा, इससे कुछ लोग भी संबंधित थे, इनसे कुछ लोगों का संबंध मिलता है। अगर मैं बात कहूं तो KB मेनन का संबंध इसी, ठीक है, याद रखना, गदर पार्टी से मिलता है। नेक्स्ट की बात करें, सोहन सिंह भाकना, सोहन
सिंह, ठीक है, भकना, तो इनका भी संबंध किससे मिलता है। और याद रखिएगा इसकी स्थापना अंग्रेजों को जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, चलिए आइए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। और ये रहा नया क्वेश्चन। कहते हैं विश्व में हाइड्रोकार्बन का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन बन गया है। तो सबसे बड़ा जो उत्पादक देश गुरुजी बन गया है वो कौन है, अमेरिका है। हाइड्रोकार्बन का किसका है, अमेरिका है। ठीक है, करंट अफेयर में है। लेकिन अब अगर हाइड्रोकार्बन की बात करें तो मैंने पिछली बार ही बताया था कि हाइड्रोजन जो क्या है वो भविष्य का ईंधन माना जा रहा है। भविष्य का फ्यूल, भविष्य का ईंधन कौन है, वो हाइड्रोजन है। और इसीलिए पहली हाइड्रोजन ट्रेन वो जर्मनी में चली, मैंने आपको बता ही दिया था। ठीक है, ओके। और अगर अपने लोग बात करें, जबकि एशिया में पहली बार कहाँ चली, तो ये चीन में चली है। ठीक है, अगर और बात करें तो आपने जानते हैं कि दो हाइड्रोजन मिलकर हीलियम का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। और यही कहलाती है नाभिकीय संलयन क्रिया। क्या कहलाती है, यानी कि दो हल्के एटम बड़े एटम को मिलकर बना देते हैं, तो यही है नाभिकीय संलयन। नाभिकीय संलयन। अच्छा, जो सूर्य है, सूर्य में भी क्या भरी है, हाइड्रोजन। और हाइड्रोजन के दो अणु मिलकर क्या बनाते हैं, हीलियम का निर्माण करते हैं। इसलिए सूर्य की ऊर्जा का स्रोत भी क्या है, नाभिकीय संलयन अभिक्रिया। क्या है, नाभिकीय संलयन अभिक्रिया। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की आइए बात करते हैं। और अगला क्वेश्चन रहा आपके सामने ये। तो क्या है कि अगर बात करते हैं सरबजोत सिंह, जिन्हें जून 2024 में एक उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल करने के लिए अखबारों में देखा गया था, वह किस खेल से संबंध है। तो दोस्तों याद रखना, उनका जो खेल का जो संबंध है ये आपको मिल जाएंगे शूटिंग से। यानी कि क्या है, ये शूटिंग से संबंधित है, निशानेबाज है। आइए करंट अफेयर के क्वेश्चन है तो इनको फटाफट कर लेते हैं अपन लोग। क्या है कि मुंबई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का कौन सा संस्करण 15 से 21 जून तक मुंबई में आयोजित किया गया। तो दोस्तों ये इसका 18वां संस्करण था। कौन सा है ये, 18वां संस्करण है। ठीक है, ये याद रखिएगा, कौन सा संस्करण है ये, 18वां संस्करण है। ओके, अगर इसके बारे में हम बात करें तो इसमें अगर हम लोग बात करते हैं तो लगभग में अगर इस 18वें संस्करण में जो देशों ने भाग लिया है, तो ये जरा समझ के याद रखिएगा, इसमें लगभग में 59 देशों ने भाग लिया है। कितने देशों ने भाग लिया है, 59 देशों ने भाग लिया है। और 59 देशों में अगर मैं बात करूं तो लगभग में 61 भाषाओं की कुल जो मूवी है वो 314 फिल्म को दिखाया गया है। यानी कि ये 18वां संस्करण था, याद रखिए। और इस 18वें संस्करण में कितने देशों ने शामिल हुए हैं, तो 59 देश शामिल हुए हैं। और इन देशों में कितनी भाषाओं में पेश किया गया है फिल्मों को, 61 भाषाओं में पेश किया गया है। और 61 भाषाओं की कितनी फिल्म है, 314। अगर पहली बार इसका आयोजन देखते हैं तो इसका पहली बार आयोजन 1990 में देखने को मिलता है। तो इतनी चीजें आप क्या रखेंगे, इसके बारे में याद रखेंगे। ठीक है, चलिए आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। और ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। कहते हैं, ठीक है, सिप्त कौर समारा जिन्हें जून 2024 में एक उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल करने के लिए अखबार में देखा गया था, वह किस खेल से जुड़ी है। तो ये किस खेल से जुड़ी है दोस्तों, याद रखिएगा, ये जो जुड़ी है वो टेनिस खेल से जुड़ी है। किससे जुड़ी हुई है, ये टेनिस खेल से जुड़ी है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ जाते हैं फटाक से। और बात करते हैं कि हाल में न्यूयॉर्क में भारत पाक मैच के दौरान अनमोल काले का निधन हो गया। वह किसके अध्यक्ष थे। तो ये याद रखिएगा, वो मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष थे। किसके थे, वो मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष थे। ठीक है, ये याद रखिएगा। ओके, नेक्स्ट की अगर अपन लोग बात करते हैं यहां से, तो वो मुंबई क्रिकेट के क्या थे, वो मुंबई के हैं, नहीं सॉरी, मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन के ही अध्यक्ष है। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। और बात करते हैं कि भारत के सुमित नागल ने जून 2024 से जर्मनी में हेलेन ब्राउन नेकर कप
चैलेंजर जीता है वह किस खेल से संबंधित है? तो याद रखिएगा इनका किस खेल का संबंध किससे है? तो इनका खेल का संबंध गुरुजी टेनिस से है। किससे है? टेनिस से है, ये याद रखिएगा। ओके, क्लियर। तो नेक्स्ट की अगर अपन लोग बात करते हैं तो यहाँ से अगर इतने सारे क्वेश्चन हमने क्या करने थे, डिस्कस करने थे, और वो हम लोगों ने कर लिए। अब जरा एक बार अगर अपने बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो नेक्स्ट क्वेश्चन तो नहीं, इतने क्वेश्चन थे, लेकिन एक क्वेश्चन का ऑप्शन थोड़ा सा चेंज कर लीजिएगा। सिप्त कौर समारा जिन्हें जून 2024 में एक उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल करने के लिए खबरों में देखा गया था। तो दोस्त ये टेनिस से नहीं है, ये किससे संबंधित अचीवमेंट अगर बात करते हैं तो ये टेनिस से नहीं है, ये स्वीटिंग से है। किससे है? ये स्वीटिंग से है। आई होप मैंने शायद टेनिस बता दिया था, उसको गलत कर दीजिएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? स्वीटिंग हो जाएगा। ओके, और बकाया नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था? तो ये मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन से संबंधित थे, और इनका जो इन्होंने ये जीता है जो कप, ठीक है, सुमित नागल जी ने, इनका संबंध टेनिस से। इनका संबंध किससे है? टेनिस से। तो आज की क्लास में इतने क्वेश्चन थे, इतने टेस्ट में जो हम लोगों ने टेस्ट कराया, उस टेस्ट की मैंने आपको सारे सोल्यूशन करा दिए। अगर मेरे द्वारा दी गई जानकारी नॉलेज पसंद आई हो तो ज़्यादा से ज़्यादा स्कॉलर यूट्यूब चैनल को प्यार करें, लाइक करें, शेयर करें, ठीक है। बने रहें मेरे साथ, मैं फिर मिलूंगा, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू। श्री राधे राधे।